औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने मौजूद मेहमानान का तारुफ कराऊँ, ख़वातीन और हज़रात, कल हमारे प्रोग्राम में काफ़ी गुफ्तगू हुई। हमने जो बांग्लादेश हमारी सीरीज़ है बांग्लादेश के साथ, जो पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश है, उसके हवाले से बात की, स्क्वाड के ऊपर बात की। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में एक हमने बात की जिसमें शाहिद हाशमी साहब का भी तस्करा किया। बड़े ही मेरा ख्याल है नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने तस्करा किया था कि शायद इस तरह की बात भी हो रही है कि बाबर आजम जो है अगर वो विकेट कीपिंग भी सीख लें तो शायद उनकी टीम में इंक्लूजन हो सकती है। जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे थे उसी के बाद बड़ी कंफर्म न्यूज़ आ चुकी थी कि माइक की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और माइक ने इन सब चीज़ों को जो है वो एड्रेस किया है, एक प्रेस टॉक की है। हम इसके हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। नंबर 2 के ऊपर जब हम जाएंगे तो मेरा ख्याल है डोमेस्टिक स्केड्यूल जो है वो अनाउंस हो चुका है। हम उसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि जो पिछली दफ़ा का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था और जो इस दफ़ा का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है और जो स्केड्यूल है कितना ही कामयाब होगा, क्या उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, क्या हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। जो पिछला डोमेस्टिक स्केड्यूल था क्या वो हमने कंप्लीट किया था, जो चैंपियंस कप होना था जिसमें से चैंपियंस आने थे वो आए या नहीं आए, इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब हम स्किल एनहांसमेंट कैंप के हवाले से बात करते हैं तो उसका तीसरा फेज़ जारी हो सारी है। नॉट जस्ट दैट, हमारी मौजूद मेहमान है यहाँ पर जो पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि वुमेन के लिए भी आगे कुछ मैचेस ज़रूर होने चाहिए, लेकिन वुमेन भी मर्दों के शाना बशाना है, उनके लिए भी कैंप लगाया गया है कराची में अहेड ऑफ द मैचेस और द गेम्स दैट आर एक्चुअली सेट टू बी right around the corner for them. But before we actually kind of speak about that, ladies and gentlemen, let me introduce our worthy guest over here inside the studios with me. मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी इनसे मिलता हूँ मुझे बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान की वाहिद खातून क्रिकेटर हैं जिन्होंने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जिनकी इंडक्शन हुई है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड मेडल्स भी लेकर आई हैं। पाकिस्तान वुमेंस वनडे इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल्स की कप्तानी भी की है और ऑफ द पिच और ऑन द पिच ट्रेल ब्लेजर रही हैं बहुत सारी ख़वातीन के लिए, और ना सिर्फ ख़वातीन और बच्चियों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की शान, आन और मान, ये है विस्सा आमिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और आपकी इंट्रोडक्शन की बाद और अच्छी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर, सो नाइस टू हैव यू अमंगस्ट अस एज वेल एंड इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस टू वर्क बिसाइड्स यू। इन्हीं के साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, आज मैं जिस शख्सियत का आपसे तारुफ करा रहा हूँ, मेरी मुलाकात इनसे गालिबन 2013 में हुई। माशाल्लाह बहुत ही एक्सपर्ट एनालिसिस करती हैं ऑफ द गेम और मैंने कुछ इनके साथ प्रोग्राम्स भी किए, अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी और उर्दू ज़ुबान में भी। बहुत ही तगड़ी ग्रिप रखती है जब हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज हमें ज्वाइन किया है मिस लीना मोइन अजीज साहिबा ने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लीना, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम शहजाद, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। एंड इससे पहले कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूं, मैं एक रीकैप तो दे ही चुका हूं अपने सारे ही देखने वालों को, लेकिन एक और यहाँ पे मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम जो है वो उनकी प्रेस टॉक की तरफ जाएं। मैं एक और ऐसे खिलाड़ी को, एक और ऐसे पार्टिसिपेंट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो कि दुनिया में इस वक्त नामवर स्टैटिस्टिशियन है, दुनिया में कोई लीग मैचेस हो रहे हो, वर्ल्ड कप हो रहा हो, ये ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अक्सर बाजिद खान के भी बिल्कुल साथ बैठे होते हैं और उनको बड़े नए नए किस्म के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अगर इस मैच में इतने रन इतने गेंदों पे बना लिए जाएं तो ये टीम जीत सकती है। इसके बाद कप्तान कहता है कि हमें इस बात का इल्म नहीं था। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया जो है वो इनकी गर्विदा है। हमारे साथ आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर मज़हर। मज़हर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुशामदीद। थैंक यू सो मच मज़हर फॉर ज्वाइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू। इससे पहले कि मैं वापस जो है अपने मेहमानान की तरफ जाऊं, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपसे पहले तस्करा किया था बाबर के हवाले से और जो क्या सराइयाँ चल रही थी, जो शाहिद हाशमी साहब ने पहले हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से ही बात की थी, तो सबसे पहले जरा प्रेस टॉक सुन लेते हैं, उसके बाद आते हैं क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली एड्रेस किया। सो लेट्स गो, लेट्स टेक अ गुड लिसन टू व्हाट माइक हैसन हैज टू से अबाउट ऑल ऑफ दोस alleged stuff that has been going on internet. Let's go, let's take a listen. For us, with a T20 focus, so a lot about I guess working backwards from the World Cup, identifying key areas that we need to work on, and then putting the boys under a bit of pressure. I think we've identified, even in the short time we've had with them with the last series, that there are some real fundamentals that we need to work on as a group, and that's why we've got a week with them here. The first few days will be around those, and then we'll start to be a bit more specific focus leading into Bangladesh. Firstly, Babar Azam's not
seen as a wicket-keeping option. No, I'm not sure where that came from, but I have heard that speculation around. Bubba is competing for one of the opening positions at the moment. Obviously, we have Whaka and Siam in those two roles at the moment, so he's competing for that. And I think, secondly, from a selection point of view, I am part of the selection panel. Yes, I am. And then the selectors or the selection panel select a squad of 20 players, and then the coach and captain present 15 to the chairman. Shaheen Sharafridi is a world-class player, so there's no doubt that we've identified some areas that we think Shaheen needs to work on, as does every player at this camp. But there's a good reason that him and everybody else is at this camp, is that they're in the wider frame for Pakistan in white ball cricket, and that includes T20 cricket. So, players go through, good periods and periods where they're a little bit down in their game. And it's up to us as a coaching staff to try and get our best players on the park and make them better. So when they play for Pakistan, they perform better. So we certainly don't discount quality players. We try and work with them to help them come back stronger. I'll talk to Hassan Ali first. I mean, Hassan will be involved with our team in the West Indies. We've seen it as an opportunity for us to introduce Salman Mirza into the Bangladesh series, and that's in the Hassan Ali place. But not instead of him. It's just we know Hassan's playing cricket at the moment. He's playing very well, and we can provide an opportunity to another promising player, and then Hassan will come and join us again in the West Indies. So, look, I think the opportunity to play in countries that are very different to Pakistan is important for a player's growth. So whether it's be Australia, New Zealand, South Africa, England, those countries are very different than what we face in the facilities we can offer here. So. That's one advantage other countries have too, when they send them to tournaments in the subcontinent, they start to grow. So certainly something we need to encourage, but make sure it fits within the international program. तो ख़वातीनो ये थी प्रेस टॉक। मेरे ख्याल सीधा जो है मैडम सनम मीर की तरफ सबसे पहले जो है मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस प्रेस टॉक जो अभी माइक ने की, और उन्होंने काफ़ी सारी क्यास रहाइयों को कहा मेरे ख्याल इसके बाद ये बात नहीं होनी चाहिए, प्लीज़ गो अहेड। वे किसी वजह से इनको एक बहुत उम्दा कोच कहा जाता है। मेरे नज़दीक कोचिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब भी आप किसी टीम को लीड कर रहे होते हैं, वो कम्युनिकेशन है। अगर आप इनकी बात सुने, बहुत काम थे, किसी चीज़ पे एग्रेसिव उन्होंने जवाब नहीं दिया, एक टोटल आउट ऑफ नोवेयर बात कर दी जी विकेट कीपिंग की, और वो कह रहे नहीं ऐसी कोई बात हुई नहीं है। उसको बहुत कामली डील किया। उसके बाद जब प्लेयर्स की, सीनियर प्लेयर्स की बात आती है, ये हम मैन मैनेजमेंट का लफ्ज़ अक्सर यूज़ करते हैं, हम कम्युनिकेशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो अगर आप उनकी जितनी भी वर्डिंग्स उन्होंने यूज़ किए हैं बाबर के लिए, कह रहे हैं ही इज़ कम्पीटिंग फॉर द ओपनिंग स्लॉट्स विद फ़खर एंड साइम, तो क्लैरिटी दे दी कि ये दो प्लेयर्स हैं जिसके साथ तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, ये तुम्हारी पोजीशन है, और डायरेक्ट मैसेजिंग, कोई छुपी बात नहीं है, इनडायरेक्ट मैसेजिंग नहीं है, और एक होप के साथ कि भाई अगर तुम ये चीज़ें कर लोगे ठीक है। इसी तरह हसन अली को क्लैरिटी कि इसमें हम अभी तुम्हें रोक रहे हैं, किसी और को चांस दे रहे, वेस्ट इंडीज़ में तुम वापस आ जाओगे, अगेन होप एंड क्लैरिटी। तो कम्युनिकेशन जब आप करते हैं जब भी किसी से, तो अगर ये दो चीज़ें उसमें मिसिंग होती हैं तो ऑटोमेटिकली अगले का मोराल गिर जाता है। जब आप उसको क्लैरिटी देते हैं, जब उसको एक उम्मीद देते हैं कि हाँ देयर इज़ अ वे आउट, अगर मैं ये चीज़ें करूँ तो ऑटोमेटिकली प्लेयर की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। और ये बात मैं थक गई हूँ कह के कि कम्युनिकेशन इज़ द की। हम लोगों की कम्युनिकेशन में इनडायरेक्ट मैसेजिंग होती है और ब्लेम होता है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, उसने ये कह दिया, फिर कहानियाँ शुरू हो जाती हैं तुम्हारे बारे में, उसने ये कहा था इस वजह से तुम ड्रॉप हो गए। भाई उसकी गेम के बारे में बात करें, क्रिकेट के बारे में बात करें। तो ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, और आई थिंक इसी वजह से अगर आप जितने भी हमने फुटेज अभी थोड़ी बहुत देखी है, सारे प्लेयर्स काम नज़र आ रहे हैं, अपने क्रिकेट के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और दिस इज़ व्हाट वी वांट फॉर द प्लेयर्स एंड फॉर पाकिस्तान। एग्जैक्टली। सोलिना, कमिंग ऑन टू यू, ऑब्वियसली जो अभी सना ने बात की, ये एक मेहनत तो है अनफॉर्चुनेटली जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उसने ये कह दिया, तो मुझसे बात कर लो, फिर ये हो जाएगा, और उसको वो जो जिस खिलाड़ी की है, जिस इंसान की है, जिस भी स्पेसिफिक प्रोफेशन की बात हो रही थी उसमें बात होती नहीं है। तो ये क्लैरिटी तो हो गई, लेकिन ये जो बाबर एज एन ओपनर की हम बात करें, इसका मतलब है कि उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से तो बात हो रही है। एब्सोल्युटली, जैसे सना ने कहा कि ये सदियों से एक बात करी, मैं भी सदियों से बाबर की स्ट्राइक रेट पे बात करी हूँ कि जितना भी बड़ा प्लेयर हो, वो जो भी नाम हो,
लेकिन जब आप T20 की बात करते हैं ना, तो स्ट्राइक रेट इतनी इंपॉर्टेंट है। आपका 50 इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सारी वक्त स्क्रीन पे रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, 18 ओवर खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी स्ट्राइक रेट क्या है, आपकी इम्पैक्ट क्या है। आपकी इनिंग्स बेशक 30 रन की और आपने 15 बॉलों में खेली हो तो उसकी बहुत बड़ी इम्पैक्ट है, वर्सेस योर इनिंग्स की अगर आपने 80 रन बनाए हो 70 बॉलों में, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि वो टीम को सेटबैक करती है। तो एंड ऑफ द डे गोल क्या होता है? गोल होता है अपनी टीम को जिताना, अपने मुल्क को जिताना। अब मेरा क्वेश्चन हर एक से ये होता है, विद ड्यू अपॉलॉजीज टू बाबर आजम, बड़े फैन हो गए उसके और मैं भी हूँ, लेकिन T20 में नहीं। तो यही मेरी दरख्वास्त है सबसे कि मुझे कोई एक मैच बताए जो बाबर आजम ने सिंगल हैंडेडली जिताया और हम उसके बाद मैच के बाद कहें कि क्या इनिंग्स खेली, मतलब क्या ये रूट बन गया आज, या क्या वो जो रूट निकल आया, या विराट कोहली, या जो भी। तो ये जो कमी है ना, हमें ये उसको देखना है। और माइक हैसन जो है वो बिल्कुल ऐसे कोच हैं कि वो देखेंगे और वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कट थ्रोट, ये नहीं कि यार ये बाबर आजम है, मैं इसको ड्रॉप नहीं कर सकता, क्या होगा मेरा, थोड़े दिन बाद ये तो कप्तान बन जाएगा, मेरा क्या होगा, वो नहीं है। सो आई लाइक दिस क्लैरिटी दैट ही इज ब्रिंगिंग फॉरवर्ड एंड टू द प्लेट एंड टू द पॉइंट एंड पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो एक्सूबरेंट अबाउट इट एज वेल। मैं जरा मजहर की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ, जरा काफी सारे हजार मील तय करके मैं जरा मजहर की जानिब बढ़ता हूँ। मजहर, जो आपसे मैं बात पूछना चाहता हूं, जैसे जो अभी हमने प्रेस टॉक सुनाई है, इसके अंदर जो बाबर के हवाले से ऑब्वियसली उन्होंने डिबंक कर दिया, जो मिथ था वो तो ऑब्वियसली उन्होंने डिबंक कर दिया। फिर साथ ही साथ जो उन्होंने दूसरी बात की कि हम ओपनिंग में देख रहे हैं, शाहीन का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं। हसन अली के हवाले से उन्होंने वेस्ट इंडीज टूर पे कहा कि हम वहां पे देखना चाहते हैं और प्रॉमिसिंग खिलाड़ियों को यहाँ मौका देना चाहते हैं। बांग्लादेश सीरीज को हाउ इंपॉर्टेंट एंड हाउ क्रूशियल कैन इट बी फॉर पाकिस्तान? देखिए, मुझे जो इसमें एक सबसे जो इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये थी कि ये तो चले पॉइंट सामने आ गया है कि उन्होंने बाबर के बारे में बोला कि ही इज कम्पीटिंग विद साइम एंड फखर। इसमें एक इंटरेस्टिंग और गौरतलब बात ये है कि उन्होंने फरहान का नाम नहीं लिया। दैट मीन्स कि इवन दो के साहिबजादा फरहान के इस साल पाकिस्तान के किसी भी बैटर के सबसे ज्यादा छक्के हैं 67 और 4 सेंचुरीज हैं इस साल। PSL भी उनका अच्छा किया। बांग्लादेश के अगेंस्ट जो उन्होंने एक मैच खेला उसमें उन्होंने 50 रन भी किए, बट स्टिल वो जो एक पैकिंग ऑर्डर होता है माइक हैसन ने उसको मिस नहीं किया कि फरहान का एक साल अच्छा किया है तो अब आप फखर को भूल जाएं या साइम को भूल जाएं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि नॉर्मली पास्ट में हमने देखा था कि एक प्लेयर अगर कोई एक महीने की उसकी अच्छी क्रिकेट है तो हम उसके लिए एक ऐसे प्लेयर को भूल जाते हैं जो कि सालों से पाकिस्तान के लिए खेल रहा होता है। तो आई थिंक के थोड़ा सा अगर आप इसको डीपली एनालाइज करें तो बाबर का जो कॉम्पिटिशन है ना सिर्फ फखर और साइम के साथ है बल्कि साहिबजादा फरहान के साथ भी है, जो कि इस स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान के बैकअप विकेट कीपर भी हैं। तो आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग है। बट अच्छी बात ये है जो कि माइक हैसन ने भी की कि रास्ते अभी भी खुले हैं और आगे पाकिस्तान के पास इतनी क्रिकेट है, T20 क्रिकेट भी, और फिर बाबर ने भी बिग बैश लीग खेलनी है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो फाइनल स्क्वाड है वो क्या होगा वर्ल्ड कप के लिए। एग्जैक्टली लेकिन मजहर, इसमें जो बहुत ही अहम सवाल बनता है वो ये बनता है कि जो आगे वेस्ट इंडीज की सीरीज है, क्या उसमें बाबर आजम को मौका दिया जाएगा? क्योंकि प्रीटी मच एशिया कप से पहले शायद बहुत सारे गेम्स पाकिस्तान नहीं खेल रहा है। जी, आई थिंक अभी जो सिनेरियो जा रहा है उसमें तो अनलाइकली है, क्योंकि आप देखें जब आप न्यूजीलैंड गए थे तो वहां पे यंग टीम थी और इसी आप अग्रेसिव बैटिंग लाइनअप के साथ गए थे, मगर आप सीरीज 4-1 हार गए थे विदाउट बाबर एंड रिजवान। तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने चेंजेस नहीं की और बांग्लादेश सीरीज में आपने दोबारा जो है वो यंग प्लेयर्स और वो जो कि हाई इंटेंट के साथ खेल सकते हैं उनके साथ आप खेले हैं। तो ये अब जिस तरह क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पाकिस्तान की कोई T20 क्रिकेट नहीं है बिफोर द वर्ल्ड कप या एशिया कप, ना कोई PSL है उससे पहले। तो आई थिंक द ओनली वे बाबर एंड रिजवान कैन मेक अ कमबैक या मेक अ स्टेटमेंट इज थ्रू ODI क्रिकेट। आई नो के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, बट अगर बाबर आजम ODI क्रिकेट में कोई इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दे कि आपका 80 गेंदों के ऊपर 100 हो रहा है या कोई बहुत ज्यादा उनकी पावर हिटिंग उसमें अगर इंप्रूवमेंट नजर आए, देन मे बी आप ODI की फॉर्म के ऊपर जो है वो बाबर को T20 में कंसिडर कर सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक हो गया। अच्छा मजहर, हमारा यहाँ पे ना अक्सर हम जरूर बात करते हैं, शुएब अख्तर साहब ने भी इसका एक दफा तस्करा किया कि फीफा की इतनी तरक्की कर गया और ICC इतनी तरक्की नहीं कर सका, लेकिन आज उसका एक पहलू, उसका एक सिरा हमें जरूर मिल गया क्योंकि इटली हैज क्वालिफाइड फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2026। हाउ डू यू सी दैट, यू नो, न्यूअर टीम्स कमिंग इन, बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द क्रिकेट फ्रेटर्निटी, वी लुक अप टू देम एज वेल। अनफॉर्चुनेटली जब अमेरिका की इंक्लूजन हुई थी, जो अमेरिका ने उसके बाद हमारे साथ किया, तो हमें तो शायद उसके बाद अमेरिका नहीं अच्छा लगा, लेकिन हाउ डू यू सी इट? देखें, बहुत ही एक जबरदस्त और हिस्टोरिक मोमेंट है
कि इटली की टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट ईयर फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप है अमेरिका में और कनाडा में, उसके लिए अभी तक जो है कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर क्रिकेट। और जो T20 क्रिकेट का मकसद ही ये था कि इस फॉर्मेट के थ्रू जो है वो स्पोर्ट्स को या इस खेल को एक्सपेंड किया जाए। हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि T20 वर्ल्ड कप में 20 टीम्स थी। युगांडा ने जो है वो फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप खेला था, USA भी था उसके अंदर, और अब हम देख रहे हैं कि इटली ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया और अभी जो है वो 5 टीम्स ने जो है मजीद क्वालिफाई करना है। तो आई थिंक कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, पाकिस्तान के फैंस थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि भाई अब इस बार कोई इटली के साथ ना मैच पड़ जाए। Exactly. Thank you so much, Mother. Stay with us. We're going to move on to Madam Sana over here. So, Madam Sana, मैं इसमें ना एक और चीज़ क्लब भी कर देता हूँ। हमारे शुएब भाई अक्सर तस्करा करते हैं, सब लोग ही तस्करा करते हैं। मोहम्मद आसिफ आपको पता है बड़े अमेजिंग बॉलर है, वो गेंद से बात भी करते हैं। उनका एक क्लिप बड़ा वायरल आजकल हुआ है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान शायद हो सकता है दोबारा आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी अमेरिका से हार जाए। उनका अंदेशा है ये, और वो इस वजह से हार जाए क्योंकि जब वर्ल्ड कप के हम नजदीक जाएंगे हमारा कोच भी चेंज होगा, हमारे खिलाड़ी भी चेंज होंगे, हमारे साथ काफी सारे ऐसे इश्यूज होंगे। आपको लगता है, क्योंकि जब मैंने उनकी ये बात सुनी मुझे थोड़ा सा कन्विंसिंग जरूर लगा कि ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? देखिए, जनरली उनकी बातों से मैं बहुत अग्री नहीं करती ठीक है, लेकिन खदशा रहेगा अनफॉर्चुनेटली। पर अब जिस डायरेक्शन में टीम चल पड़ी है और माइक हैसन जिस तरह से टेक ओवर कर रहे हैं, तो होपफुली एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, 6-7 महीने रह गए, तो होपफुली ही विल सर्वाइव। और हम लोग आई होप कि इस वर्ल्ड कप में ऐसे ही जाएँ, इस तैयारी के साथ जाएँ, एक कप्तान एक कोच के माइंडसेट के साथ जाए। हम ऑलरेडी बाकी टीमों से ना 1.5 साल पीछे हैं या कम से कम 3 साल पीछे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वर्ल्ड कप 2026 में है तो तैयारी जो है वो 2024 से शुरू होगी। उनकी तैयारी 2020 से और 2018 से शुरू हुई है कि 26 में हमारे कौन से लोग खेलेंगे, कप्तान कौन होगा, क्या होगा। हम लोग जो है वो अभी कोई 1.5 महीने पहले से हमने तैयारी की है, नहीं अब हमारा कप्तान ही होगा और अब हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही होगा। तो ये हम ऑलरेडी ही लेट हैं अगर वर्ल्ड कप की तैयारी करें। और उसके अंदर भी हम बीच में हमने कोई और मामलात किए तो हमारे लिए और मुश्किल रहेगी और फिर खर्चा बढ़ेगा कि इटली हो या USA हो, आपको पकड़ने में कामयाब होगा। क्योंकि अगर आप एक डायरेक्शन दे दें टीम को, एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, उसमें आप हार जाएं वो इतना बुरा नहीं है। पर अगर वर्ल्ड कप के दौरान आपको पता नहीं है कि आपने कौन सा ब्रांड, आधी टीम कोई ब्रांड खेल रही है और आधी टीम कोई, वो प्रॉब्लम है। और US जो वर्ल्ड कप हुआ था USA में, वहाँ पे हमें ये इश्यूज आए थे कि हमें वहाँ पता नहीं था कि हमें सुपर ओवर कराना है तो किससे कराना है। इवन दो कि मोहम्मद आमिर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, बट टीम का जो एक कॉन्फिडेंस होता है जो मोहम्मद आमिर को यूज़ करना है, मोहम्मद आमिर का खुद एक कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो उस तरह नहीं था। लीग क्रिकेट इज़ डिफरेंट, इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ डिफरेंट। तो हमने जो इन्वेस्ट किया था 2-3 साल बाकी प्लेयर्स पे, वो इन्वेस्टमेंट हमने एंड वर्ल्ड कप से पहले ख़त्म कर दी। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि हम इनको सामने रखें। और ये जो टीम्स हम अगेन बात कर रहे हैं, इटली हो गई, नेपाल के अंदर क्रिकेट जिस तरह बढ़ रही है, ये अपने प्लेयर्स के साथ स्टिक अराउंड कर रहे हैं। इनके अंदर जो इन टीमों में जो प्लेयर्स होंगे, ये एक्सपीरियंस, चाहे वो एसोसिएट लेवल का एक्सपीरियंस होगा, पर वो एक्सपीरियंस लेके आएंगे, इसीलिए वो मैचेस जीत रहे हैं और वो उस टीम को वर्ल्ड कप तक इकट्ठा रखेंगे। तो डेफिनेटली जो टीम इतने अरसे से इकट्ठा खेल रही है, दैट विल बी अ डेंजरस टीम इन द T20 फॉर्मेट। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच एंड ब्यूटीफुली पुट एज वेल। इसमें एक और चीज़ भी हमें जो है वो लीना अपने सामने रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था रिटायरमेंट्स भी रिट्रीव हो जाती हैं, ये वाला सारा मसला भी पड़ जाता है किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, वो आपने बहुत खूबसूरती से समझाया। जो अभी मैंने मज़र से भी बात पूछी थी, अभी जैसे माइक ने खुद बोला कि यार हम ये मौका देना चाहते थे उन नौजवान लड़कों को जो अच्छा खेल सकते हैं, राइट। अब हमें भी पता है कि बांग्लादेश की सीरीज़ है, फिर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है एंड एशिया कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। हाउ डू यू थिंक कि वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, हम इन जो मीगर सी सीरीज़ हैं इसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार अब ये लड़के वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो बात है कि ये जो लड़के हमने आइडेंटिफाई किए हैं, यंग लड़के जो हम बांग्लादेश को लेके जा रहे हैं, इनको हम लंबा चांस दें, थोड़ा सा इनके साथ स्टिक करें। देखिए, इसमें हारिस, सुफियान, इसमें फरहान, ये सारे लड़के हैं और ये टैलेंटेड लड़के हैं। हमने देखा है कि इनकी बैटिंग प्रोवेस जो है, वो छक्के लगाने की इनमें एहलियत है, खुल के खेलते हैं, इम्पैक्ट वाली इनिंग्स खेलते हैं। जब इनके इंटरव्यू सुने तो ये बात करते हैं इम्पैक्ट की, ये कोई सेल्फिश बात नहीं करते, ये कहते हैं मुल्क के लिए हम खेलना चाहते हैं, इम्पैक्ट के लिए खेलना चाहते हैं। और इनको ये साइंटिफिक
बात पता है कि 30 रन की इनिंग 15 रन बॉलों पे कितनी इम्पैक्ट है और 50 रन 40 पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो यही लड़के देखें, वेस्ट इंडीज नॉट अ स्मॉल साइड। जब हम वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं तो वो पास्ट चैंपियंस रह चुके हैं। बांग्लादेश जो है अप एंड कमिंग साइड है, अभी हमें टेस्ट सीरीज हरा के जा चुकी है, वो भी कोई ऐसी मामूली साइड नहीं है, बट इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू एक्सपेरिमेंट विद यंग पीपल। एंड पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी विद सलमान अली आगा एंड माइक हसन कि उन्होंने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं कि जो आपके हमारे मुल्क में आपको पता है कि प्रॉब्लम होती है कि बड़े प्लेयरों को ड्रॉप करना, साइडलाइन करना आसान नहीं होता। जो शख्स ये हिम्मत रखे कि उनको बिठा दे और यंग लड़कों को लेके जाए, तो आई फील कि अगर हम उनके साथ कंटिन्यू करेंगे तो ये लड़के हमें डिलीवर करेंगे ही करेंगे। दिस आई कैन राइट इट फॉर यू ऑन अ स्टैम्प पेपर कि अगर लेकिन ब्रेव होके ब्रोवाडो दिखाएंगे, इनके साथ कंटिन्यू करेंगे तो 100% ये डिलीवर करेंगे। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप, बट यू हैव टू कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, बट ऑब्वियसली यू नो आई थिंक ड्रॉप माइट नॉट बी अ गुड वर्ड ओवर हियर। मेरे ख्याल है जो क्लैरिटी, हाँ जो क्लैरिटी है माइक हैसन की, मैं उसके हवाले से जरूर बात करूंगा कि एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको क्लैरिटी भी है, उसको पता है कि हमने रोल्स आइडेंटिफाई करने हैं, रोल्स आइडेंटिफाई भी कर लिए, नए लड़कों को मौका भी दे रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, उनका मोराल भी साथ साथ चला रहे हैं और उनको ये भी बता रहे हैं कि यू आर अ प्लान ऑफ अ वाइडर स्पेक्ट्रम। आई थिंक दैट्स व्हाट वी सर्टनली नीड, एंड फॉर समबडी टू बी सो प्रिसाइज एंड फोकस्ड इज एग्जैक्टली दैट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इन पाकिस्तान टीम एज वेल। मज़र आप हमारे साथ रहेंगे, हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़े क्योंकि जब वापस आएंगे तो एक भारी जिम्मेदारी है जो हम आप पर डालेंगे, वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से है, डोमेस्टिक स्केड्यूल के हवाले से है। कुछ सवालात हम आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ कुरेदना चाहते हैं उन पन्नों को जो कि माजी में शायद हम नहीं पढ़ सके। गेम ऑन है। खवातीनो वेलकम बैक, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और जाहिर सी बात है जैसे मैंने आपसे पहले तस्करा किया था वहीं से बात को कनेक्ट भी करता हूँ कि मज़हर के ऊपर जो है हम एक बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है वो डालने लगे। तो मज़हर, आपसे जो सवाल मैं करना चाहता हूँ वो सवाल ये है कि जो पिछला हमारा डोमेस्टिक स्केड्यूल था, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, जो बातें हो रही थी कि जी चैंपियंस कप से चैंपियंस आएंगे, प्लेयर आएंगे, फिर हमने वो जो ओडीएफ फॉर्मेट देखा जिसमें 50 ओवर्स पूरे नहीं किसी टीम से खेले जा रहे थे, उसका T20 भी हुआ था, वो भी हमारे डोमेस्टिक का हिस्सा था। क्या वो कंप्लीट हो गया था? पहले जरा इसके ऊपर बात कर लेते। जी अच्छा शराब, मुझे जरा पहले बताइए आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है जी। आई थिंक वो लास्ट ईयर देखें जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरफ जा रही थी कि आप जो है वो वर्ल्ड कप में एक ऐसी आपकी परफॉर्मेंस थी कि आप यूएसए से हार गए, आप सेमीफाइनल में क्या सुपर 8 में भी आप क्वालिफाई नहीं कर सके, और फिर उससे पहले जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप था उसमें भी आपकी जो टीम है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। तो आई थिंक शायद वो उसकी एफर्ट्स थी कि कोई एक इस तरह का टूर्नामेंट लेके आया जाए जिसमें जरा थोड़ी सी कंपेटिटिव क्रिकेट हो, जो कि एक बुरी चीज़ नहीं थी। बट आई थिंक जब आपने एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था तो उसको 3-4 साल या एटलीस्ट 5 साल तो उसको ट्राई करना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो कि ये जो आपने एक इनिशिएटिव ली है इसकी जो सक्सेस परसेंटेज है वो क्या है। बट आई थिंक कि 1 साल के बाद या 1 सीजन के बाद उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देना ये थोड़ा सा आई थिंक कि प्लेयर्स के साथ भी अनफेयर है। और दूसरा ये कि आप देखेंगे पाकिस्तान वनडे क्रिकेट तो इतनी कम खेल रहा है कि ऑन एवरेज पिछले 5 सालों में पाकिस्तान ने सिर्फ 7 मैचेस खेले हैं, 7 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं बायलैटरल 5 सालों में। और पास्ट में हम देखते थे कि आप 1 साल के अंदर 30-35 ओडीएस खेलते थे। ये एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो वनडे फॉर्मेट्स के जो इवेंट्स हैं जिस तरह एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप हो गया उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और आपका अगले 2 साल के बाद एक और वर्ल्ड कप है। तो आई थिंक अगर एक चीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहिए था। अच्छा ये तो होगी ना, एक बात मुझे ये बताएं, जो पुराना जो शेड्यूल था जो पिछले साल का वो कंप्लीट हो गया था? फिर सब टूर्नामेंट्स हमने खेले थे? नहीं, आई थिंक उसमें से कुछ जो टूर्नामेंट्स हैं वो मिस हो गए थे। और अगेन आई थिंक जब आप बहुत ज्यादा इस तरह की चेंजेस करते हैं तो उसके अंदर जो है वो फिर ये पॉसिबिलिटी रहती है। और आई थिंक शायद उसी चीज को जो है वो कंपनसेट करने के लिए या उस चैलेंज को थोड़ा सा कम करने के लिए जो है आप देखेंगे जो इवेंट्स हैं उनको भी चेंज किया गया। जैसा चैंपियंस कप है वो खत्म हो गया है, और जो आपकी फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट है वो अब 18 से 10 टीम्स के ऊपर आ गया, विच इज गुड। आई थिंक कि आइडियली पाकिस्तान में जो फर्स्ट क्लास जो टूर्नामेंट्स हैं वो 8 या 10 टीम्स के दरमियान ही होना चाहिए। पहले 6 था तो बहुत कम थी, 18 था तो बहुत ज्यादा थी, अब जो है शायद वो 8 की तरफ आ रही हैं। तो आई थिंक ये जो है एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छा साइन। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर स्टेटिंग दैट एज वेल। मैं जरा वो जो स्केड्यूल है ना
मगर उसके ऊपर आना चाहता हूँ, जो आप नए स्केड्यूल के हवाले से बात करें, जैसे आपने 8 टीम्स की बात की है, मगर उनके प्रोज एंड कॉन्स पे आना चाहता हूँ। आप ये कहते हैं कि ये अच्छी बात है, मेरे ख्याल 6 टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाइड है, 2 और टीम्स जो है वो क्वालिफाई करेगी, ऐसा ही है शायद गालिबन अभी जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। जी, आई थिंक उसके अंदर एक जो चीज जो है जो कि नहीं होनी चाहिए थी वो ये है कि लास्ट ईयर जब ये कंपटीशन हो रहा था तो किसी को नहीं पता था कि वो रेलीगेट हो जाएंगे, और अब 1 साल के बाद एकदम से उनको बताया गया है कि जी आपको तो जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा या आप रेलीगेट हो गए हैं। तो उसमें ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि हो सकता है कि कराची की जो टीम है, कराची जहां से कितना बड़ा टैलेंट आता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो शहर है, और पास में हमने देखा है कि इतने माजी में ग्रेट प्लेयर्स द लाइक्स ऑफ जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, सईद अनवर, तो एक ऐसा क्रिकेटिंग सेंटर वहां से अगर एकदम से उनकी टीम ही जो है आप खत्म कर दें तो आई थिंक वो थोड़ा ठीक नहीं है। आई थिंक के चॉपिंग एंड चेंजेस इतनी ज्यादा जब आप करते हैं तो ये फिर इस तरह की कई आपको चीजें सामने आएंगी। आइडियली आई स्टिल थिंक कि पाकिस्तान में जो फर्स्ट क्लास का जो टूर्नामेंट है वो 10 टीम्स के ऊपर होना चाहिए, और हर जो रीजन है वहां से एक टीम हो, एंड दे शुड बी स्पॉन्सर्ड बाय सम डिपार्टमेंट। तो ये एक आइडियल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बाजिद खान ने भी बेतहाशा बात की है, बट अब इसको आप कैसे जो है वो लेके चलेंगे ये तो आई थिंक आपको इस साल के बाद ही पता चलेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो भी आपने कराची के हवाले से बात की, इसमें मेरा ख्याल है गालिबन हमारे जो लेजेंड है मोइन खान साहब, उन्होंने भी तस्करा किया है कि यार सबसे ज्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस करने वाली जो जगह है या जिस रीजन की हम बात करते हैं उस टीम को जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके ऊपर उनकी रिजर्वेशन जरूर थी। लेकिन मज़र, हैविंग सेड सो, हाउ डू यू सी दिस न्यू स्ट्रक्चर, हाउ डू यू सी दिस न्यू स्केड्यूल, डू यू थिंक दैट इट्स लॉन्ग टर्म, इट विल वर्क आउट लॉन्ग टर्म फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और कितना टाइम चाहिए कि हम अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर ले? देखिए, टाइम के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी चाहिए। अगर आप हर साल के बाद या 2 साल के बाद अपना स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, मैं क्रिकेट की फील्ड में जो है वो आज से कोई पहले आया था, और मेरी जो पहली असाइनमेंट थी मैंने विजडन के लिए जो है डोमेस्टिक क्रिकेट को रिव्यू किया था, और ये बात है 2012-13 की। तो उस टाइम जो है वो पैट्रन्स ट्रॉफी और काइजन ट्रॉफी और प्रेसिडेंट ट्रॉफी, इस तरह जो है वो टूर्नामेंट्स हुए थे, और मुझे हर साल ये चीज लिखनी पड़ती थी कि आपका जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का वो चेंज हो गया है। और ऑब्वियसली वो जब आर्टिकल्स बाहर जाते थे तो वो सुन के बड़ा हैरान होते थे या पढ़ के हैरान होते थे कि भाई ये हर साल ही जो है ये इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हमने थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखी थी 2019 में जब जो है 6 टीम्स आई थी, लेकिन अब दोबारा पिछले 2-3 साल से हमें वही चीज नजर आ रही है कि आप बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया मज़र, थैंक यू सो मच, एंड यू नो पॉइंट वेल टेकन एज वेल कि कंसिस्टेंसी भी चाहिए। मेरा ख्याल है सिर्फ हमें स्ट्रक्चर और स्केड्यूल से चाहिए हर साल। बट मज़र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि बहुत जल्द आप खैर से अपने वतन वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो मूविंग ऑन टू यू मैडम सना नाउ, तो आपने मज़र की बातें भी सुनी और स्ट्रक्चर के हवाले से भी बात हुई, पिछला स्ट्रक्चर भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप तो वो शख्सियत हैं जो इन सब स्ट्रक्चर्स के बीच में, इनफैक्ट एक सतून है आप, जिन्होंने इन सब स्ट्रक्चर्स का हिस्सा भी रही हैं, देखा भी है, इनको गिरते भी देखा है, उठते हुए भी देखा है, प्लानिंग भी देखी है। मुझे स्ट्रक्चर से मसला नहीं है, मुझे मसला ये कि वो लोग जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया था वही लोग अब नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये मसला है। वो मदर कह रहा था कंसिस्टेंसी नहीं है, पर कंसिस्टेंसी है। हाँ। वो है चेंज, स्ट्रक्चर चेंज करने की उसमें हम बहुत कंसिस्टेंट है कि जब स्ट्रक्चर बने पक्का पता होता है कि अब ये चेंज होने वाला है। सो अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको एक दफ़ा मशावरत करके सोच समझ के फ़ैसला करना है और उसके बाद उसको चलने देना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको फ़ैसला करना है अपने लोकल लोगों से मशवरा करके। हम लोग क्या करते हैं, हम बाहर तो 2-4 डिस्कशंस करते हैं, जी ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है, इंग्लैंड में ये हो रहा है, पाकिस्तान में आप उसका थोड़ा सा एक छोटा वर्जन करके आप शुरू करा देते हैं। इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान की अपनी एक डायनामिक है, यहाँ के प्लेयर्स की अपनी कुछ ज़रूरियात हैं, यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके मुताबिक आपके एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनना चाहिए। जैसे हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की, वो फैसला बिल्कुल गलत था। वो इसलिए गलत था कि आपने कोई ऑल्टरनेटिव दिए बगैर वो फैसला कर दिया। जिस तरह अभी नज़र बात करें कि आप उसको मर्ज कर लेते कि आप जो रीजन्स हैं उनमें डिपार्टमेंट्स की एक एक टीम डाल देते ताकि
एकदम ही आपके इतने लोग जो है अनएम्प्लॉयड ना होते, आपके क्रिकेटर्स की जॉब्स ना चली जाती, आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो एकदम से खाली ना हो जाता। और इसमें वुमेन्स क्रिकेट का तो बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पर तो अभी वुमेन्स क्रिकेट की कोई डिस्कशन ही नहीं है, पर जब वर्ल्ड कप आएगा तो फिर हम बड़े हमें तकलीफ होगी कि लड़कियाँ जीत क्यों नहीं रही हैं। तो बात ये कि ये सारी तो चेंजेस हम मेंस क्रिकेट में कर रहे हैं जहाँ पे कैलेंडर फुल है, और इतना फुल है कि आप टूर्नामेंट ही पूरे नहीं करा सकते। दूसरी तरफ वुमेन्स क्रिकेट है, एज ग्रुप क्रिकेट है, जहाँ पे महीनों महीनों कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये इन जो डिस्पैरिटीज़ हैं, जो इम्बैलेंसेस हैं आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं ठीक करेंगे तो बाकी दुनिया आपसे बहुत आगे निकल जाएगी। और ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है वो यही है कि आपके कोई भी चीज़ आप देखिए, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जिस वक्त बनना है ना, वो 2 साल 3 साल भी बहुत कम है। आपको 10 से 20 साल के बारे में सोच के किसी टूर्नामेंट को शुरू कराना है या किसी टूर्नामेंट को वहाँ से निकालना है। आपको ये समझना है कि अगले 10 से 20 साल के लिए मैं ये चीज़ ऐड करने लगा हूँ। तो जब आप ये सोचेंगे तो आप हर थोड़ी देर बाद कोई चीज़ ऐड नहीं कर देंगे। तो ये हम लोगों के अंदर बिल्कुल माइंडफुलनेस नहीं है। हम जो दिल करता है चलो जी अब T20 क्रिकेट है, अब 7 मैच ऑन एवरेज अगर हम साल में ODI खेल रहे हैं और अभी भी हम वेस्ट इंडीज़ से कह रहे हैं कि जी T20 को भी ODI में शिफ्ट कर दो, तो आप खुद अपना माइंडसेट देख लें कि हम लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ जा नहीं रहे, तो क्यों फिर सारे प्लेयर्स आ रहे हैं T20 खेलने। फिर ये भी सवाल बनता है। हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं जी प्लेयर्स लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलना चाह रहे, प्लेयर्स अपने आप को अवेलेबल, आप खुद ही वनडे जो थोड़ी 2-3 मैच हैं उनको भी आप कहते हैं हम T20 में चेंज करते हैं। आप कराएं 6 T20 करा लें, आप 3 वनडेज को रहने दें, फिर ऐसे फिर आपको कैलेंडर में वो जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो अनफॉर्चुनेटली ये वही बात है कम्युनिकेशन की, जैसे अगेन बात हुई कि जी रेलीगेशन का पता ही नहीं था, कराची जैसी टीम को पता नहीं है कि वो रेलीगेट होने और आप उसको रेलीगेट करें। तो अगेन वंस अगेन कम्युनिकेशन जो आती है वो आपकी कहीं पर नहीं। Exactly. Thank you so much, for saying that. बहुत ही important message था, I think, for people, who are at the helm of affairs at Pakistan Cricket Board to listen to this, what Sana Mir actually mentioned. Leena, on these lines, पाकिस्तान छोटी टीम नहीं है। 1992, 2009, 2017 ये ICC ट्रॉफीज की अचीवमेंट्स हैं, और पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे नाम प्रोड्यूस किए, नामवर खिलाड़ी प्रोड्यूस किए, सुपरस्टार्स हैं जिनको दुनिया फॉलो करती है। अब आप सोचें कि उस टीम के उस खिलाड़ी के बोर्ड में ये फैसला हो रहा है कि भाई ये पिछली दफा हमसे फैसला गलत हो गया था, इस दफा इस फैसले को ठीक कर देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसको फिक्स कौन करेगा, ये कंसिस्टेंसी कब आएगी, कैसे आएगी। सना तो कहती है कि 10 सालों के लिए आनी चाहिए, हम तो अभी 3-4 साल की बात नहीं कर सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डोमेस्टिक लेवल पे हमने डिसाइड ये करना है कि वेदर वी वांट टू गो फॉर क्वांटिटी और क्वालिटी। देखिए, पहले जब 6 टीमें खेल रही थी तो मज़र ने बड़ी सही बात की कि 6 भी कम थी और 18 बहुत ज़्यादा थी, तो 10 की जो उन्होंने बात की वो बिल्कुल सही थी। और दूसरी जो बात की कि रीजन्स को बैक करना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को, वो भी बिल्कुल सही थी। अब देखिए, पर्सनली मेरा ओपिनियन अगर आप पूछेंगे तो मेरा ओपिनियन है क्वालिटी ऑलवेज, कभी भी क्वान्टिटी नहीं होगा, ये कभी चेंज ही नहीं होगा, बिकॉज क्वालिटी इज क्वालिटी, क्वांटिटी यू विल नेवर मैच क्वालिटी। तो आप 10 टीमें रखें, उसको मॉनिटर करें, और जैसे सना ने कहा उसको आप 5 या 10 साल के लिए आप एक सिस्टम बना लें कि यार अब हमने नहीं चेंज करना। मतलब होता क्या है हमारे यहाँ, ये होता है कि जो भी चेयरमैन आएगा ना किसी पर्सनैलिटी से इंप्रेस हो जाएगा, वो पर्सनैलिटी जो भी कहेगी ना वो कहेगा ये सही है। अब वो पर्सनैलिटी अगर कह देंगे 50 टीमें तो 50 टीमें होगी जी, कानों के कच्चे होते हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर वही पर्सनैलिटी कहेगी नहीं 4 टीमें हो, तो वो सोचेगा भी नहीं कि यार पाकिस्तान 22 करोड़ 24 करोड़ का मुल्क है, उस पर 4 कैसे हो सकती है। सो हैविंग सेड दैट, मेरा ये ख्याल है कि 10 टीमें होनी चाहिए, 8 की है उसको 10 कर लें। और ये जो बात है, इट इज़ जस्ट आई मीन आई फेल टू अंडरस्टैंड कि कराची जैसी टीम कैसे आउट हो सकती है, वो भी बगैर पता, मतलब पता भी नहीं है, और वो सुबह उठे और वो रेलीगेट हो गए। तो मतलब चेंज हो गया। तो मतलब ये कि कंसिस्टेंसी लानी है, कम्युनिकेशन क्लियर करनी है, और क्वालिटी को हमेशा आपने जो है वो इट हैज़ टू बी गिवन प्रेफरेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वालिटी क्या है, वर्ड का मतलब क्या है, और क्वांटिटी का क्या मतलब है। देयर इज नो मैच। हम जितनी खिचड़ियां पकाएंगे हमारे यहाँ प्लेयर नहीं निकलेगा। तो मसला यही है कि 10 टीमें खिलाएं डोमेस्टिक में। मैंने तो पिछले 5-6 साल में जब 6 टीमें थी, कमेंट्री भी की है, सना ने भी की हुई है, तो वहाँ से क्वालिटी निकल रही थी। लेकिन देखें, एक फैक्टर नहीं है, पिचेस फैक्टर्स हैं, ग्राउंड फैक्टर्स हैं, लोगों को लेके आए, ग्राउंड्स को अच्छा बेहतर बनाए, एक ऐसा एटमोसफेयर बनाए कि डोमेस्टिक भी लोग देखने आए, कंपटीशन बने। सो बहुत सी छोटी बातें। एंड एक वर्ड अगर याद रख लेना, क्वालिटी, तो ये इनका सब चीज़ में बेहतरी हो जाएगी। और मतलब ये
एक प्लेयर, कोई फॉर्मर प्लेयर की बातें से इम्प्रेस होना छोड़ दें, या 2 प्लेयरों की, और वो मतलब समझें कि वो उससे अच्छी बात कोई नहीं कर सकता। सो जस्ट वो आप अपनी अकल इस्तेमाल करें और सोचें। जिसके लिए शायर ने मेरे ख्याल है दुनियावी मानों में ये जरूर कहा है कि कहीं मुमकिन हुआ, कहीं वाजिब, कहीं फानी, कहीं बका देखा। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, गेम ऑन है। ख़वातीनो साहब, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ लेट्स शेड सम लाइट ऑन अ फ्यू पॉजिटिव्स दैट वी डू सी, और उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग नहीं एग्री करते इसी प्रोग्राम पे, उन्होंने अपनी राय का इजहार ज़रूर किया है, लेकिन स्किल एनहांसमेंट कैंप जो है is going on in full swing. Obviously, we do know, Pakistan tour of Bangladesh, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमारे मैचेस हैं, कंपेटिटिव क्रिकेट हमें खेलनी है, हम सोच रहे हैं कि नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम ज़रूर अडॉप्ट करें, उसको खेलें भी। तो मैं मैडम सना आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कैंप्स, इनकी एफिकेसी, हाउ कंपेटिटिव विल इट बी, हमारे प्लेयर्स को इससे कितना एडवांटेज होगा, कीपिंग इन व्यू जो हमारे आगे मैचेस हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर हम जब कर रहे होते हैं ना कि जो फंक्शनल प्रैक्टिस है, जो आपकी पर्पसफुल प्रैक्टिस है, क्यों ये कर रहे हैं, ये जो टेस्टिंग होती है आपकी, ऑब्वियसली क्रिकेट में ये स्किल बहुत यूज़ होती है, टच एंड रन, आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स में काम आएगा, फील्डिंग में काम आएगा। तो आपकी जो पर्पस के साथ एक प्रैक्टिस करनी है, जैसे हम कल मोहम्मद रिजवान की फुटेज देख रहे थे और हम देख रहे थे वो ऑफ साइड पे ही बाउंड्रीज की तरफ जा रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हम करने क्या जा रहे हैं। हमारी जैसे फॉर एग्जांपल वुमेंस टीम में एक प्लेयर थी जो बहुत ज़बरदस्त हार्ड हिटिंग करती थी, पर सॉफ्ट हैंड से सिंगल्स नहीं करने आते थे, तो एक कैंप में सिर्फ उनके ऊपर उस चीज़ पे काम हुआ। तो जिस तरह अगर आप एक स्किल को पकड़ के उसको स्पेसिफिकली ट्रेन करते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई बॉलर है वो लो ट्रेजेक्ट्री से बॉल करता है और आप उसकी बॉलिंग में फ्लाइट लाना चाहते हैं, तो ये कैंप्स उसके लिए बेहतरीन होते हैं, और ये आपको फाइन ट्यूनिंग के लिए हर थोड़े अरसे के बाद चाहिए होते हैं। बट दीज आर नॉट ऐसे कैंप्स नहीं है जिनसे आपके प्लेयर बन जाएंगे। आपका जो प्लेयर ऑलरेडी जहाँ पर है, अगर इन कैंप को हम अच्छी तरह से मॉनिटर कर दें, अच्छी तरह से डिज़ाइन कर दें हर प्लेयर की नीड्स के मुताबिक, तो यहाँ से आप प्लेयर्स की फाइन ट्यूनिंग करके उनके पोटेंशियल को 1-2% ऊपर लेके जा सकते हैं विद एवरी कैंप। ठीक है। सो इसका मकसद सिर्फ यहाँ तक है। इसका मकसद यहाँ से नहीं है कि आपको एक पूरा नया प्लेयर मिल जाएगा या पहले जो प्लेयर नहीं है उसको हम प्लेयर बना के ले आएंगे। जो आपके ऑलरेडी एक्सिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके अंदर जो हम थोड़ी 5%, 2%, 3% इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, उतनी इम्प्रूवमेंट इस कैंप से हो जाएगी। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़रूरी है, बट ये लॉन्ग टर्म हल नहीं है आपके क्रिकेट को ठीक करने का। अब ये एक और सवाल है, मैं इस पर आता हूँ। मैं ज़रा लीना, जिनके जब हमने उनकी प्रेस टॉक भी सुनी माइक की, उन्होंने उसमें ज़रूर तस्करा दिया कि यार इन कैंप्स के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिचुएशनल भी जो भी मसले मसाइल हो सकते हैं जो इनको मेरा ख्याल है पेश आएंगे किसी भी गेम के अंदर, उसके हवाले से भी काम कर रहे हैं, फंडामेंटल्स पे भी काम कर रहे हैं, हम इनको टफ टाइम भी दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कंपेटिटिवनेस हम जनरेट कर पाएँ अपने खिलाड़ियों में। क्या ऐसे कैंप से वो कंपेटिटिवनेस जनरेट होती है? एब्सोल्युटली। देखिए, एक तो फिजिकली कंडीशन होते हैं प्लेयर, ये जैसे अभी फुटेज हम देख रहे थे कि वो टच डाउन करके और कर रहे हैं, बॉडीज़ जो हैं इन रिदम आ जाती हैं टूर से पहले। और एक बात जो सना ने भी की, जैसे एक बैट्समैन है, एक हमारे बहुत मशहूर बड़े बैट्समैन है, वो स्वीप नहीं कर सकते, तो अगर वो होते तो हम उनको स्वीप करना सिखाते, तो वो जो मिड विकेट पे आउट हो जाते हैं स्पिनर को खेलते, वो ना होते, वो स्वीप करते। तो इस तरह की जो बातें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि जिस प्लेयर की जो वीकनेस हो उस पर काम किया जाए, किसी की फिजिकल फिटनेस है उस पर काम किया जाए राइट बिफोर द टूर, वो एक रेडी माइंड से जाएं टूर पे। देखें ना, ये तो नहीं कर सकते कि उसको 15 दिन क्या है कि तुम हर रोज़ मिठाइयाँ खाओ, टूर से पहले हर रोज आके बर्गर खाओ और उसके बाद टूर पे चले जाओ। ये वो अगर ये करेगा तो वो खेलेगा कैसे प्लेयर, और फिर आप कहेंगे वो प्लेयर ने जीता नहीं, ठीक है ना। तो ज़रूरी है कि टूर से पहले इस तरह के कैंप्स हों। और ये माइक हैसन जो है कोई आम बंदा तो है नहीं, हम सालों से ये बात कर रहे थे। देखिए, प्राइवेट महफिलों में भी हमने ये बात की, आपस में भी बात की कि यार वो माइक हैसन अगर कोच आ जाए ना तो पाकिस्तान सेट हो जाए। अब वो आ गया है तो उसको काम करने दें, और उसके जो बहुत सिचुएशनल बात कर रहा है, फर्ज करें हमें आखिरी 4 ओवर में 45 रन चाहिए, तो वो हिटिंग सिखाएगा भाई कौन से एरियाज हैं, किस तरह मारना है, माइंड को किस तरह ट्रेन करना है। एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए जिसकी दरख्वास्त तो मैं 100 सालों से कर रही हूँ। मैंने कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में जो मैं होस्ट करती थी PTV वर्ल्ड में, वहाँ बुलाया भी। वो जो शख्स थे उन्होंने कहा कि मेरी तो सिलेक्शन होने ही वाली थी एज अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन आखिरी वक्त में किसी ने आके, जो हमारे मुल्क में होता है, वो उनका नाम काट दिया। तो अगर वो होते तो आज तक वो बड़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी हो जाता।
So I feel that these are very important camps, and I mean to correct the mistakes. अगर वो स्वीप खिलानी को 5 साल पहले सिखा देते तो शायद 4-5 मैच उन्होंने जिताए होते। ठीक है, अगर वो मिड विकेट पे आउट ना हुए होते स्पिनर के खिलाफ बार-बार। मेरा ख्याल आपने बहुत ही एक्सप्रेस किया है, और जो आपके अंदर का ग्रीफ है मैं मेरे ख्याल है उसको भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, और ये पूरी पाकिस्तानी अवाम का ग्रीफ है। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट हमारी पल्स है, लेकिन जहाँ हमने बात की है मेंस क्रिकेट की, वहीं पे वुमेन भी जो है वो शाना बशाना है। आपने कहा भी था कि यार वर्ल्ड कप से पहले हमारे कुछ टूर ज़रूर होने चाहिए, तो इसी तरह आयरलैंड के टूर से पहले जो है वो वुमेन्स की प्रिपरेशन तैयारी है, वो भी कराची में कैंप कर रही हैं। हाउ डू यू सी दैट, यू नो क्रिकेट फॉर एवरीवन? नहीं, बिल्कुल ये कैंप अब ज़रूरी था। काफ़ी दिन से जो वुमेन क्रिकेटर हैं वो इतना कुछ इन्वॉल्व नहीं थी प्रैक्टिसेस के अंदर, तो बहुत ज़रूरी है। अगेन हम बात करें टारगेट बॉलिंग जिसको कहा जाता है, वो करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बैटर सामने खड़ा होता है वहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन आती है। तो फर्स्टली ये जिस तरह की प्रैक्टिस है ये कभी कभी बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप जो 6 के 6 बॉल हैं वो एक एरिया पे अपनी मर्ज़ी से लैंड कर सकें, तो ये बॉलर्स के लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसी तरह बैटर्स को भी देखें तो आप सॉफ्ट हैंड से खेलना दिखाएं, पावर हिटिंग दिखाएं, विकेट कीपर्स का अपना एक स्किल कैंप नज़र आता है। ये अब देखना होगा कौन से विकेट कीपर यहाँ पर है। मुझे लग रहा है कि वुमेन्स टीम में भी तो कोई ख़ास अलग से विकेट कीपर नहीं डाल दिया इन्होंने, बट ओवरऑल अच्छी बात यह है कि लड़कियों को ये मौका मिल रहा है और अच्छा काम हो रहा है इनके साथ। और जिस तरह जितना स्किल के ऊपर काम करेंगे, जितने रिपीटिशंस करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, जब मैच सिनेरियो आता है उसी तरह फिर आपका जो कंट्रोल होता है उस स्किल के ऊपर वो उतना बेहतर होता है। अगर आपका मसल मेमोरी कम है, अगर आपने नंबर ऑफ़ ओवर्स उतने नहीं कराए, एक टाइम था हम शादाब के ऊपर ये डिस्कशन कर रहे थे कि वो नंबर ऑफ़ ओवर्स पूरे नहीं करा रहा, उसकी बॉलिंग में वो रिदम नहीं आ रहा, तो रिदम में आने के लिए एट टाइम्स बहुत ज़रूरी होते हैं इस तरह के कैंप्स जिसमें आप टारगेट बॉलिंग करें, टारगेट हिटिंग करें। आप अपनी फील्डिंग की कोई एक स्किल है, अगर आपकी अंडर आर्म थ्रो में कमी है, आपकी ओवर आर्म थ्रो में कमी है, उस स्पेसिफिक स्किल के ऊपर अपने फिटनेस के साथ साथ काम करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। आयरलैंड की टीम गो के जो है मेरा नहीं ख्याल वर्ल्ड कप में वो क्वालिफाई कर चुकी है, नहीं कर पाई इस दफ़ा, तो फिर भी एक एटलीस्ट इंटरनेशनल मैच उनको ज़रूर मिला है। बट आगे के लिए आई होप वर्ल्ड कप के करीब हम तगड़ी टीमों से खेलें ताकि हमें ज़रा पता चले कि हम एग्जैक्टली स्टैंड कहाँ करते हैं। एग्जैक्टली। और लेकिन अभी तक की जो हमने लीना परफॉर्मेंसेज देखी हैं उसमें बहुत ही ताबड़तोड़ किस्म की परफॉर्मेंसेज हमें पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की तरफ से क्वालिफायर्स में देखने को मिली। गालिबन शायद मेरे ख्याल है 6 के 6 या 5 के 5 मैच ही जीत के उन्होंने क्वालिफाई किया। सो हाउ डू यू सी वुमेन्स क्रिकेट परफॉर्मिंग एंड इवॉल्विंग विद मॉडर्न टाइम्स? देखिए, एक तो ये ज़रूरी है कि मुसलसल वो क्रिकेट खेलती रहें, हम टीम्स को इनवाइट करें, ख़ुद जाएं भी इन कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये और जूनियर क्रिकेट भी हो, और वो टीम्स भी ट्रैवल करें अब्रॉड ताकि इनका स्किल सेट इम्प्रूव हो। एंड दूसरा, मैं बहुत हमेशा बात करती हूँ इक्वल पे स्केल की। हमें चाहिए कि इक्वल पे स्केल हो, जो जब टेनिस में हो सकता है तो क्रिकेट में भी हो सकता है, और बहुत सी क्रिकेट कंट्रीज़ में है इक्वल पे स्केल, क्योंकि देखें ये उनका लाइवलीहुड है, और किसी का भी कोई लाइवलीहुड हो तो वो एक गलत बात है कि आप एक मर्द को तो इतने पैसे दे रहे हैं और उसी लेवल पे औरत को इतने कम दे रहे हैं, तो एक तो ये भी करना चाहिए। इसी तरह ये जो इनके भी कैंप्स हैं बड़े ज़रूरी हैं। सना ने बात की टारगेट बॉलिंग की, तो पुराने ज़माने में बॉलर्स ऐसे करते थे कि एक लाल रुमाल रखते थे ऑफ स्टम्प से थोड़ा सा इधर और उस पर बॉल करते थे ताकि वो लेंथ उनकी बन जाए। तो ये ज़रूरी है कि इनको भी लेंथ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लाइन भी इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स, लेकिन वो लेंथ और वो लाइन दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना, आप हमारे देखते हैं हमारी चाहे वुमेन्स बॉलर्स हो या हमारी मेंस जो भी हो, वो 2 बॉलें कराएंगे डाउन द लेग साइड, 4 कराएंगे इधर, अच्छा ओवर जा रहा होगा, जब 2 बॉलें डाउन द लेग साइड करा देंगे तो मारपीट जाएगी और वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसी तरह बैट्समैन भी जो उनके पास शॉट्स नहीं है वो डेवलप करें। सो सिमिलरली जो मर्दों के लिए जैसे ये कैंप्स इंपॉर्टेंट है इंप्रूवमेंट के लिए और नए स्किल सेट डेवलप करने के लिए, सिचुएशंस औरतों को वुमेन्स क्रिकेट में भी वही सिचुएशंस आती हैं कि 40 रन चाहिए आखिरी 4 ओवर में, तो वो हाथ पांव ना भूल जाए, वो उसकी प्रैक्टिस कराई भी हो, उनको पता हो कि किस एरियाज में शॉट करनी है, क्या कहाँ खेलनी है, और वो कॉन्फिडेंस माइंड से आता है। हिटिंग इज नॉट अबाउट योर फिजिकल पावर,
It's about your mind power. Exactly. Thank you so much for saying it. And obviously, it looks like as if the women's cricket is being prioritized as well. जिसकी वजह से हमने उसके कैंप का भी तज़किरा किया. Thank you so much, Madam Leena. Thank you so much, Madam Sana, for being with us. Lovely to be in conversation with you. But for everybody who's out there, मैं जाने से पहले ना सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जो कि अपने होश में मैंने होते हुए देखी, अपने सामने मैं अब देख भी रहा हूँ. And since this government has taken over, the Honorable Prime Minister Mian Mohammad Shahbaz Sharif साहब, we have seen के खेलों के जो जितने भी मैदान हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भर गए हैं. हम अपने ओलंपिक्स रिकॉर्ड की बात करते हैं, अरशद नदीम की बात करते हैं, नूर दस्तगीर की बात करते हैं, हम कराटे की बात करते हैं, MMA की बात करते हैं. पाकिस्तान इस टाइम खेलों के मैदान में चारों शानें चित कर रहा है. और इसकी एक और मिसाल आज हमारे सामने है, जिसमें अगर हम एशिया कप अंडर 18 की बात करते हैं तो पाकिस्तान मलेशिया को मात देकर जो है वो फाइनल में पहुंच चुका है. हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं कि एज स्पोर्टिंग नेशन हम अल्हम्दुलिल्लाह हर ही स्पोर्ट में प्रोग्रेस करें. ये मेरी दुआ भी है. मैं चाहता हूँ कि आप सब भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए और हम सब के लिए दुआ गो ज़रूर रहें. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज़. गेम ऑन.